हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज की जो वीडियो है मेरे भाई, वो बहुत ही मेहनत करने के बाद बनाई गई है। तो काफ़ी मेहनत इसमें लगी है, इसलिए वीडियो को ज़रूर प्यार देना जिस तरह से आपने इसके पहले पार्ट 1 को प्यार दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो की अहमियत तो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ परेशान करता है, वो होता है फार्मूला। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो के अंदर हम 12th फिजिक्स के पार्ट 2 के सभी चैप्टर के फार्मूले को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और पार्ट 1 की बात करें दोस्तों, तो उसे हमने पहले ही देख रखा है और आप सभी ने उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से वीडियो को वॉच कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के अंत में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही सरल शब्दों में आपको पूरे फार्मूले को बताने वाले हैं। अब यहाँ से ध्यान देना दोस्तों, पहला जो चैप्टर हो जाता है, अगर पार्ट 2 की बात करें, वैसे तो ये क्या है 9वां चैप्टर है, लेकिन पार्ट 1 में क्या है, हमने 8 चैप्टर को देखा था और पार्ट 2 में इसके बाद जो चैप्टर हैं वो देखेंगे। तो हम बात करें 9वां जो चैप्टर है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट जो करके बगल हो जाते हैं, तो ऐसा मत करिए, हम आपको मौका देंगे और इसका PDF भी हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप वहां से भी इसको पा सकते हैं, वहां से भी इसको क्या करते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ से जो पहला सूत्र है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो निकालना होता है दोस्तों, उसके लिए क्या सूत्र होता है, n बराबर, उसके लिए क्या होता है दोस्तों, n बराबर C/V, n बराबर C/V। और जहां पे ध्यान देना, n क्या होता है, ये माध्यम का अपवर्तनांक होता है, C क्या होता है, प्रकाश की चाल है, और V क्या है दोस्तों, निरपेक्ष माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है ना। अब अगला है कि अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों, n बराबर 1/sin C, जहां n क्या है बताया भी, अपवर्तनांक है, C क्या है, तो ये है क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण है, ठीक। अगला है कि गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो गोली पृष्ठ पर जो अपवर्तन का सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। अब r क्या है दोस्तों, तो r है वक्रता त्रिज्या, क्या है, वक्रता त्रिज्या। v क्या है, तो लेंस से, सॉरी ये क्या होता है, हाँ, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। n1 क्या है, तो ये एक माध्यम का अपवर्तनांक है, n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी लेंस बीच में रख दें, एक तरफ का माध्यम n1 है, एक तरफ का n2 है। मान लेते हैं एक तरफ कांच है, एक तरफ क्या है, जल है, या दोनों तरफ कांच है, दोनों तरफ जल है, तो ये क्या होते हैं, माध्यम होते हैं, ठीक। अगला है दोस्तों कि गोली पृष्ठ पर बाह्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन का सूत्र, यानी n2/n1 बराबर अगर n रख देंगे, देन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फार्मूला जो होता है इस रूप में बदल जाएगा, यानी n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे न्यूमेरिकल काफी आते हैं, इस पे काफी न्यूमेरिकल आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। वैसे एग्जाम में तो एक न्यूमेरिकल इस पे जरूर आता है। और यहाँ से क्या होता है, 1/f बराबर n-1 1/r1 कोष्टक में, और माइनस 1/r2। अब जहां से हमें पता है r1 r2 क्या है, वक्रता त्रिज्या हो जाती है, n क्या है, माध्यम है, f क्या है, फोकस दूरी। और संपर्क में रखे द्वि उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो हो जाता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और ध्यान देना, जब दोनों यानी दोनों लेंस समान होंगे तब ये फार्मूला होता है, यानी द्वि उत्तल है ना, दोनों लेंस उत्तल हों और संपर्क में रखे हों। अब कह रहा है दोस्तों, अगर दोनों जो लेंस हो उसमें से एक उत्तल हो, दूसरा अवतल हो, देन आपको जो फोकस दूरी निकालना पड़ेगा वो होता है 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2। f1 f2 क्या है, तो ये क्या है, फोकस दूरियां हैं, ठीक है ना। और f क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है।
अगला है दोस्तों न्यूटन का सूत्र, ये इसका निगमन भी आता है, ठीक है ना, निगमन भी इसका आता है। और जो सूत्र होता है F1 इंटू F2 बराबर x1 इंटू x2, ठीक है ना, x1 इंटू x2। अब F1 F2 क्या है दोस्तों, तो अभी हमने बताया ये लेंस की फोकस दूरियां हैं। और x1 x2 क्या है, तो ये प्रथम फोकस से एक वस्तु की दूरी हो जाता है x1 और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाती है x2। तो इस चीज को आप लिख लेना, ठीक है ना, अच्छे से लिख लेना नोट्स में दोस्तों, हम इसको बोल रहे हैं तो आप वहां से लिख सकते हैं, ठीक। अगला है कि विस्थापन विधि द्वारा अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालना पड़े तो सूत्र हो जाता है F बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए क्या है, तो ए क्या है दोस्तों, वस्तु की दूरी यहाँ पे हो जाता है। डी क्या है, तो ये दोनों लेंस के बीच की स्थितियों का जो विस्थापन होता है वो हो जाता है डी, ठीक। अगला है कि विस्थापन विधि द्वारा वस्तु का आकार कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है कि ओ क्या है, वस्तु का आकार है। तो ओ बराबर दोस्तों हो जाएगा, ओ बराबर रूट में I1 इंटू I2। I1 I2 क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है, ठीक ना, I1 I2 ये प्रतिबिंब की लंबाइयां क्रमशः है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं और ध्यान देना दोस्तों, इसमें फिर से बता देते हैं। ए क्या है, वस्तु, यानी एक वस्तु रखी है, एक प्रतिबिंब रखी है, उसके बीच की हम दूरी भी मान सकते हैं। और डी क्या है, दोनों लेंसों के बीच की स्थितियों का विस्थापन होता है। अगला है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो न्यूनतम विचलन की जब स्थिति पैदा हो जाए तो ऐसे समय में दोस्तों आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, I बराबर R हो जाता है। अगला है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, n बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन A प्लस डेल्टा m बाई 2 हो जाता है और अपान साइन A बाई 2, जहाँ पे n क्या है, अपवर्तनांक है, A क्या है, प्रिज्म कोण है, और डेल्टा m क्या है दोस्तों, तो ये न्यूनतम विचलन कोण हो जाता है। और पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण अगर निकालना हो तब ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, यानी डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ए, ए प्रिज्म कोण, n अपवर्तनांक, डेल्टा m विचलन कोण। अगला है कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। अब खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है। और आवर्धन क्षमता दोस्तों इसमें क्या होता है, दो कंडीशंस होती हैं। एक क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी क्या बने कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो ऐसी स्थिति में आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र होता है m बराबर माइनस FO अपान FE। और जहां FO क्या है, ये क्या होता है दोस्तों, अभिदृश्यक, अभिनेत्र नहीं, अभिदृश्यक की फोकस दूरी। FE क्या है, ये अभिनेत्र या नेत्रिका की फोकस दूरी। फिर से सुन लीजिए, FO क्या होता है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, FE क्या होता है, नेत्रिका की फोकस दूरी, ठीक है ना। और ऐसी सिचुएशन में अगर कह दे दूरदर्शी की लंबाई तो हो जाएगा L बराबर FO प्लस FE, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर न बनकर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। D क्या है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और कितनी होती है, तो आपको पता है 25 सेमी, ठीक। और अब अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है और अधिकतम दूरी तो हो जाता है अनंत, ठीक है ना। तो जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन के लिए जो सूत्र होता है दोस्तों वो हो जाता है m बराबर माइनस FO अपान FE कोष्टक में 1 प्लस FE अपान D। और D का वैल्यू आपको ध्यान देना है, D का वैल्यू 25 सेंटीमीटर रखना है, ठीक। और ऐसी सिचुएशन में जो दूरदर्शी की लंबाई हो जाती है L बराबर FO प्लस UE। FO क्या है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, और UE क्या है, तो जो नेत्रिका से वस्तु की दूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है ना। तो पहले इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी जो आगे के सूत्र हैं उसको देख लेते हैं। चलिए अब यहां से हम आगे के सूत्र को देखते हैं। अगला जो सूत्र है दोस्तों वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसके पहले खगोलीय सूक्ष्मदर्शी को देखा। अब जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सूत्र होता है और अनंत पर जब प्रतिबिंब बने दोस्तों तो होता है m बराबर
माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट कोष्टक में डी अपॉन एफ ई। अब देखिए इसमें बताने की जरूरत है नहीं, ठीक ना। वी नॉट क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यू नॉट क्या है, वस्तु की दूरी है, डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेमी रखा जाता है, और एफ ई क्या है दोस्तों, वो है नेत्रिका की फोकस दूरी। और ऐसी सिचुएशन में दूरदर्शी की लंबाई जब पूछ ले तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है एल बराबर वी नॉट प्लस एफ ई। अगला है कि जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब क्या आवर्धन होगा, तो हो जाएगा m बराबर माइनस का वी नॉट अपान यू नॉट कोष्टक में 1 प्लस डी अपान एफ ई। और ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ से सूत्र दूरदर्शी की लंबाई के लिए होता है वो होता है वी नॉट प्लस यू ई, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से अगला जो चैप्टर है वो है तरंग प्रकाशिकी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें दोस्तों पार्ट 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें के सूत्र को तो आपको हर हाल में एकदम से रट के जाना है, वरना एग्जाम में आपको पछताना पड़ सकता है। पहला जो सूत्र है दोस्तों, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता निकालना है। अगर क्या करना है, व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता निकालना है तो I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 कास फाई। ध्यान देना ये I क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता, I1 I2 ये तीव्रताएं दी रहेंगी, ठीक है ना। वहां पर आपको ये I1 I2 को मान दिया रहेगा और कास फाई का वैल्यू दिया रहेगा। अगला है कि कलांतर तथा पथांतर में क्या संबंध होता है, तो ये हो जाता है दोस्तों डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई क्या है, कलांतर है, और डेल्टा एक्स क्या है दोस्तों, पथांतर है, ठीक। और उसके बाद पाई का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, और लेमडा क्या है, ये तरंग दैर्घ्य है, ठीक। अगला है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या हो जाता है, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है डेल्टा एक्स बराबर एम इंटू लेमडा। एम का मान यानी एम का मान दिया रहेगा, एम बराबर 1 2 3 4 डैश करके दिया रहेगा, ठीक ना। अगला है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या होता है 2m-1 और इंटू पाई रख देना है, ठीक है ना। इतनी क्लियर हो गई चीजें। चलिए अगला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण में तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है, तो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, नीचे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब A1 A2 क्या है दोस्तों, तो A1 और A2 ये आयाम होते हैं, ठीक। भले ही नहीं लिख रहे हैं इसमें दोस्तों, लेकिन हम बार बार चीज़ों को कह रहे हैं इसलिए आप उसको नोट कर सकते हैं। A1 A2 क्या है, ये आयाम है, तरंगों के आयाम है, और I1 I2 क्या है, ये तीव्रताओं का अनुपात, यानी I मैक्सिमम अगर अकेले पूछ ले तो ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, I मिनिमम पूछ ले तो ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, दोनों का अनुपात तब आप इस तरह से निकाल पाओगे, ठीक ना। अगला है कि फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए क्या होता है, W बराबर डी लेमडा अपान डी, यानी एक स्मॉल में डी होता है और एक कैपिटल में डी होता है। जो ये डी है दोस्तों, ये कैपिटल में जो डी है वो स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी होता है, और डी क्या है, स्लिट के बीच की दूरी, ठीक ना। ये स्लिट के बीच की दूरी हो जाता है। लेमडा तरंग दैर्घ्य है, ये फ्रिंज की, W क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई है, ठीक। इतना समझ में आया। अगला है कि केंद्रीय फ्रिंज में MV, अगर यहाँ से कोई M रहा यानी मान दिया हो पहली दूसरी तीसरी, तो MV दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ध्यान देना दोस्तों, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जब कहेगा तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, और M का मान हमने बताया ना तो यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक। और अदीप्त MV अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहेगा या दूरी कहेगा, तब आपको निकालना है इस फार्मूले की मदद से, यानी XM बराबर M-1/2 इंटू डी लेमडा अपान डी। चलिए अब कह रहे हैं इसमें ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना दोस्तों, ये जो तीनों फार्मूले हैं इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, और इस पर भी आता है कि फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होता है, तो थीटा बराबर लेमडा अपान डी। और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो ये ध्यान देना 2 थीटा, इसे 2 थीटा से दर्शाया जाता है, किसे, कोणीय चौड़ाई, और किसकी, केंद्रीय उच्चिष्ट की। और जहां पर लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य हमें पता है, और ई क्या है, ये दिया रहेगा दोस्तों, ये पर्दे की
कुछ दूरी दिया रहता है, ठीक है ना, यानी इसकी चौड़ाई दिया रहता है पर्दे की। ई क्या है, पर्दे की चौड़ाई दिया रहेगा। ठीक, अगला है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई क्या हो जाता है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई के लिए ये सूत्र हो जाता है, ठीक है, यानी 2x बराबर 2 लेमडा अपान ई इंटू डी। अब डी क्या है, ई क्या है, लेमडा क्या है, एक्स है क्या है, हमने सारी चीज़ों को मेंशन किया है, ठीक है ना। लेमडा क्या है, तरंगदैर्ध्य है। ई क्या है दोस्तों, तो हमने बताया पर्दे की कुछ चौड़ाई दी रहेगी होगी, वो दिया रहेगा। और डी क्या है, स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी। और स्मॉल डी क्या है, स्लिट के बीच की दूरी, ओनली स्लिट के बीच की दूरी, ये रहेगा डी। और जो बड़े में डी है वो पर्दे व स्लिट के बीच की दूरी रहेगी, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए अब यहां से हम तीसरा चैप्टर देखते हैं, पार्ट 2 की बात करें तो जो तीसरा चैप्टर है, या फिर अगर हम एक क्रम में देखें दोस्तों तो ये 11वां चैप्टर है, ठीक है ना। और चैप्टर का जो नाम है वो विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और बात करें दोस्तों शुरू के जो 3 चैप्टर हैं फिजिक्स में पार्ट 2 में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। उसके बाद के जो चैप्टर हैं दोस्तों वो 12 और 13, उसमें न्यूमेरिकल नहीं आता है, ओनली वहाँ से थ्योरी आती है। और इसीलिए इन तीनों चैप्टर के जो फार्मूले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, मैं आपको यही सलाह दूंगा, ठीक है ना। चलिए पहला जो सूत्र है, पहला है कार्यफलन के लिए, तो वो हो जाता है W बराबर H इंटू न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है दोस्तों, आवृत्ति से न्यू नॉट पढ़ा जाता है, ठीक। ये आवृत्ति है, H क्या है, प्लांक नियतांक है, W क्या है, कार्यफलन। और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र है E बराबर हो जाता है E इंटू वी नॉट। ई क्या है, अभी हमने बताया, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और अगला है दोस्तों आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण तो हो जाता है 1/2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो इसलिए 1/2 mv²। वी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और बराबर h न्यू इन माइनस न्यू नॉट हो जाता है, ठीक है ना। अब अगला है दोस्तों फोटान की ऊर्जा। फोटान की जो ऊर्जा के लिए सूत्र होता है E बराबर h इंटू न्यू, या फिर E बराबर एच सी अपान लेमडा रख देते हैं इसको। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि लेमडा बराबर C अपान वी सूत्र होता है, C अपान न्यू, इसलिए हो जाता है एच सी अपान लेमडा। अगला है फोटान का संवेग। फोटान का संवेग P बराबर होता है h अपान लेमडा, ठीक है ना। संवेग बराबर क्या होता है, h अपान लेमडा। लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य, P क्या है दोस्तों, संवेग, H क्या है, प्लांक नियतांक। और या इसको हम P बराबर h न्यू अपान C लिख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, फोटान का जो गतिज द्रव्यमान के लिए अगर सूत्र निकालना हो तो m बराबर h न्यू अपान c², या क्या हो जाएगा, m बराबर h c इंटू लेमडा, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, तो अभी हमने बताया ना कि जो लेमडा बराबर होता है। अब अगला डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए जो सूत्र हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है लेमडा बराबर h अपान p, लेमडा बराबर h अपान p, या फिर लेमडा बराबर h अपान mv। न्यू नहीं, अब की बार ये आगे के जो थे ये न्यू था, लेकिन यहाँ पे v रहेगा। अब v क्यों होता है, क्योंकि p बराबर m इंटू वी होता है, ठीक। तो इसलिए हम लिख देंगे लेमडा बराबर h अपान mv। अब m क्या है दोस्तों, तो वो द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, यानी कण का द्रव्यमान m है और कण का वेग v है, प्लांक नियतांक जो h है, और लेमडा क्या है, कण का तरंगदैर्घ्य। या फिर अगला जो है, और ध्यान देना दोस्तों, इसे डी ब्रोगली, दे ब्रोगली या फिर दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी पढ़ा जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अगला कि किसी अगर कोई कण है उसके काइनेटिक एनर्जी है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, यानी कण के गतिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है उसमें लेमडा बराबर h अपान रूट में 2mk हो जाता है। यानी क्या कहेगा, ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए ही कहेगा, लेकिन कब, जब गतिज ऊर्जा दी हो। तो यहाँ से m क्या है, कण का द्रव्यमान, k क्या है, कण का गतिज ऊर्जा, लेमडा क्या है, कण का तरंगदैर्घ्य यानी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, h क्या है, नियतांक, ठीक, प्लांक नियतांक। अगला है कि त्वरित विभवांतर के लिए तो लेमडा बराबर h अपान रूट में 2mev। m द्रव्यमान, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और V क्या है,
तो दोस्तों ये v क्या है, विभवांतर है, ठीक। और इसको अगर इसमें हम सभी वैल्यू को पुट कर दें, यानी सारा का सारा वैल्यू h का मान रख दें, ठीक ना। h का मान कितना 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। h का मान रख दें, m का मान रख दें, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसको सब मान रखने के बाद ये फार्मूला इस रूप में भी आ जाता है। तो इसको भी आप रखेंगे या इसको, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर 12 में। ये चैप्टर का नाम है परमाणु, और बात करें तो ये लास्ट चैप्टर होगा। वैसे तो ये फार्मूले के मायने में लास्ट चैप्टर होगा, ना कि लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद भी 2 चैप्टर हैं, एक नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जिसमें पीएन संधि डायोड, ठीक है ना। और उसके बाद उसका पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, ये सारे इसमें थ्योरी आते हैं। लेकिन दोस्तों फार्मूले केवल इसी इतने चैप्टर में हैं, इसमें भी ज़्यादा कोई विशेष फार्मूला नहीं था, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला सूत्र है वो E1 व E2 ऊर्जा वाली कक्षा के लिए, आवृत्ति के लिए जो सूत्र होता है दोस्तों, न्यू बराबर E2 - E1/h। E1 E2 क्या है, अभी बताया ना कि ये ऊर्जा स्तर है, यानी E1 E2 ये ऊर्जा स्तर वाली ये कक्षा है, ठीक। और अगला है कि हाइड्रोजन परमाणु की n वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, तो E⁻n बराबर माइनस का RHc/n²। n क्या है, तो ये क्या है, परमाणु की कक्षा है। अब r क्या होता है, इसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, वैल्यू होता है 1.09 × 10⁷ प्रति मीटर होता है। h क्या है दोस्तों, प्लांक नियतांक, इसका भी मान हमने बताया कि 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और अगला c क्या है, प्रकाश की चाल, इसका मान कितना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला होता है। अगला है N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर तक कोई इलेक्ट्रॉन क्या है, लौट रहा है, यानी किसी ऊपरी कक्षा में जा रहा है, फिर वहाँ से अपनी कक्षा में आ रहा है। तो उत्सर्जित तरंग की जो तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र होता है 1/λ बराबर हो जाता है दोस्तों r कोष्टक में 1/n² - 1/n2। n1 n2 क्या है, ये कक्षाएं हैं, ठीक। अगला है कि कोणीय संवेग के लिए, यानी कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी कक्षा में, तो उसका कोणीय संवेग कितना होगा, j बराबर NH/2π। और बात करें j बराबर भी फार्मूला कोणीय संवेग बराबर mvr होता है, यानी क्या हो, द्रव्यमान इसका भी दे रखा हो, इसका वेग दे रखा हो, अगर त्रिज्या भी निकालनी हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये फार्मूला 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ।